हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या था? जो आपकी क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन उसने कहा जो हमने इंसिडेंट कोई रेडिएशन कोई एनर्जी प्रोवाइड कराई, मान लीजिए ये आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई है किसी एटम या मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस एनर्जी को लेने के बाद, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। E इज इक्वल टू एच म्यू एच न्यू। तो म्यू और न्यू डैश दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन कॉम्पटन जब पैराफिन वैक्स की पे एक्सरे की स्टडी कर रहा था तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल मिली, मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश। उसने ये ऑब्जर्व किया कॉम्पटन ने। और अब हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा। ये उसने ऑब्जर्व किया कॉम्पटन ने। तो कॉम्पटन इफेक्ट अब हम क्या बोलेंगे? कॉम्पटन इफेक्ट कि when a high frequency radiation is scattered to a scatterer, जब हमने कोई हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ किया यहाँ पे? क्योंकि हाई देखो जब लो फ्रीक्वेंसी की लेंगे तो उसकी और रिड्यूस्ड मिलेगी, तो जो है डिफरेंस जो है वो माइनर आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी की में जब रिड्यूस्ड मिलेगी तो डिफरेंस जो है इजीली कैलकुलेट हो पाएगा। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज स्कैटर्ड टू ए स्कैटरर, स्कैटरर मतलब जिस पे हम स्कैटर कराएंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। जब आप स्टडी करेंगे तो आप किसी पे भी स्कैटर करा सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द then frequency of the scattered, जो स्कैटर्ड जो हमारी होगी रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसकी फ्रीक्वेंसी इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, ले लीजिए यहाँ, इज मोर देन द स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन। या फिर आप वेवलेंथ की टर्म में ले सकते हैं कि जब हम एक हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव इज लेस देन द स्कैटर्ड वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ की टर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अब जो कॉम्पटन ने सबसे पहले ये कॉम्पटन ने स्टडी किया, तो कॉम्पटन ने जो है इसका एक्सपेरिमेंटल, अब हम किसी बात को मान लीजिए फर्स्ट टाइम कहते हैं जो आज तक प्रूफ नहीं हुई, तो उसका क्या करना पड़ता है? प्रूफ भी देना पड़ता है। तो उसने इसका जो है कहा कि ये किस वजह से है? ये पार्टिकल नेचर की वजह से है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर, अब हमने जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर का एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था, और एनर्जी जो है डिस्क्रिएट चलती है वो भी उसने जो है एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। और ये भी क्या करेगा? प्रूव करेगा और वेवलेंथ का जो है ओवरऑल रिजल्ट देगा कि चेंज, अगर हम ऐसे निकालना हो, हमें चेंज निकालना हो किसी भी वेवलेंथ में, तो वो किस तरह से निकाले। तो अब इसका एक्सपेरिमेंटल जो है सेटअप जो था, जो उसने थ्योरी जो इसकी एक्सप्लेन करी, वो इसकी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। उसने क्या कराया? एक वेव जो है इंसिडेंट कराई, ठीक है। ये होगी हमारी इंसिडेंट वेव, और उसने एनर्जी कितनी ली? E इज इक्वल टू एच म्यू ली, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया? एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर जो है उसने ये वेव स्कैटर कराई। तो ये है इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या है? एक रेस्ट मास है, सॉरी रेस्ट पे है ये, तो अभी जो इसका मास होगा वो रेस्ट होगा।
ठीक है। अब ये जो इससे टकराने के बाद ये जो वेव है वो हमारी चली गई इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ने भी कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड वेव। ठीक है, स्कैटर्ड वेव जिसकी, और इंसिडेंट वेव है पैकेट पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव नेचर में ना लेके हम क्या कहेंगे कि ये एक फोटोन है, और अब ये फोटोन क्या हो गया यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, तो वेव ना लेके क्या लेंगे फोटोन लेंगे, क्योंकि हम पार्टिकल नेचर को दिखा रहे हैं। वैसे वेव मतलब एनर्जी की टर्म में जो है हमें एक पैकेट को दिखाना है। अब देखो हम कुछ कंसिडर जो है करके चलेंगे। एक जो बेसिक चीज़ है इसकी अजम्पशन, इसने अज्यूम किया, ये लेके चला है, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए इसने अजम्पशन ली कि पहले जो है मैं सिंपल केस लेके चलता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड भी बाद में हम देख लेंगे। तो सिंपल केस लेके इसने इसको अजम्पशन को प्रूव किया। इसने कहा कि जो हमारा कोलिजन है वो रिलेटिविस्टिक है। कोलिजन इज रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक मीन्स जिसमें मास वेरी करे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला कोलिजन मीन्स यहाँ पे रेस्ट मास भी होगा और मूविंग मास भी होगा। रेस्ट मास को हम एम नोड से रिप्रेजेंट करेंगे और मूविंग मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एम नोड लिख देती हूँ रेस्ट मास, और एम जो है इसका मूविंग मास। ठीक है, अब देखो इसका जब ये इंसिडेंट कराई एनर्जी कितनी होगी एच म्यू, जब स्कैटर्ड करा दी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू एच म्यू डैश। ठीक है, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू ई बाय सी, ये हमने यूज़ किया था एनर्जी के टर्म में। अब हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेके चलेंगे सारी चीज़, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का ही लेके चल रहे हैं। वेवलेंथ के टर्म में अगर कैलकुलेट करना होगा तो चेंज कर लेंगे, वो बाद में देख लेंगे। तो ई इज इक्वल टू एच म्यू बाय सी। अब इसका मोमेंटम देखो, जब भी हम किसी इसको एक्सप्लेन करते हैं या तो हम उसके सारे फोर्सेस को इक्वल करते हैं, ठीक है, टेंजेंटियल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको इक्वेट करते हैं किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के, या फिर उसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसका मोमेंटम ये आ रहा है, इसका मोमेंटम कितना हो गया एच म्यू बाय सी हो गया। ठीक है, तो स्कैटर्ड का मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा एच म्यू डैश बाय सी। समझ आया। अब ये रेस्ट में है, इसकी एनर्जी तो थी एच म्यू, इसका जो है एनर्जी कितना हो जाएगा, इसकी रेस्ट में है तो रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी एम नोड सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मूव कर गया तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा इसका जीरो, मूव ही नहीं कर रहा, यहाँ पे मोमेंटम जीरो, और यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी। ठीक है, मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन जो है हमने फोटोन को है फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिया, इसको वेलोसिटी के टर्म में लिया, क्यों यहाँ पे भी तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका मास पता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, इलेक्ट्रॉन का हमें मास नोन होता है। ठीक है, तो इसलिए एम सी स्क्वायर के टर्म में। अब देख लेते हैं, अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी कि हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व करके देखते हैं। अब एनर्जी कंजर्व क्या होगी, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जो फोटोन है इसकी एनर्जी कितनी है एच न्यू, प्लस इसकी एनर्जी कितनी है एम नोड सी स्क्वायर बिफोर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन इसकी कितनी होगी, इसकी होगी इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी होगी। अब करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
देखो मोमेंटम का जो है दो डायरेक्शन आ गई। अब ये आया इसी डायरेक्शन में जाए और ये आए और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में जाए, तो जो मोमेंटम है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा कि पैरेलल डायरेक्शन है या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। पैरेलल, आप देखो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करके दिखा देती हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ये आई आपकी लाइट, ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रॉन से टकराई जो रेस्ट में था। अब ये जो है हमने कहा कि ये इस तरफ चला गया और ये इस तरफ चला गया, ठीक है, और ये अगर वो दोनों सीधे सीधे जाते, ठीक है, ये हो गया इसका उसी डायरेक्शन में, तो ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे जाते तो इसने ये एंगल कितना बनाया, फाई एंगल बनाया, और इसने एंगल कितना बना लिया, थीटा बना लिया। ये हमने अपनी तरफ से माना है, और वो मान जो ये थीटा, यहाँ मैं थीटा भी ले सकती हूँ, यहाँ फाई भी ले सकती हूँ, वो मान इसलिए लिया कि जैसे बुक में दे रखा है वो उसी अकॉर्डिंग मान लिया, ताकि आप लोग बुक में देखो तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जो स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया है, मतलब हर बुक में यही लिया गया है। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया फाई। ये क्या है इसका नॉर्मल कंपोनेंट, मतलब ये रेडिएशन टकरा के और इधर चली जाती, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाता, तो इस तरह से ये रिजोल्व हो जाता। अब देखो ये डायरेक्शन है, आपने वेक्टर लॉ पढ़ी थी, है ना, या फिर आप जब मैथ्स में सोल्व करते हैं तो इसके कंपोनेंट को इधर रिजोल्व कर लेते हैं या फिर इधर रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब मुझे ये डायरेक्शन लेनी हो तो मैं इस कंपोनेंट को क्या करूँगी, इधर रिजोल्व करूँगी, और इस कंपोनेंट को क्या करूँगी, इधर रिजोल्व करूँगी। तो इस वाली टर्म को जब मैं इधर रिजोल्व करूँगी, अब मैं मोमेंटम का स्टडी कर रही हूँ, एनर्जी मैंने कंजर्व करा दी। मोमेंटम क्या था इसका, इंसिडेंट, इसका मोमेंटम था एच म्यू डैश बाय सी, ठीक है, सॉरी एच म्यू बाय सी, और इसका था एच म्यू डैश बाय सी। तो अगर ये इस डायरेक्शन में आए, मतलब ये वाले इंसिडेंट यहाँ होती, तो ये कितना होता, एच म्यू डैश, अरे ट्रायंगल बन गई अब ये, ठीक है, ये वाली चीज़ निकालनी है, ये वाली पता है, ठीक है, और ये एंगल पता है, तो ये कितना हो जाएगा, एच म्यू डैश कोस ऑफ एंगल फाई, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में कॉस होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन होता है, वैसे ही पता, और पंडित बद्री प्रसाद से निकालना हो तो वो निकाल लो। तो ये इस डायरेक्शन में रिजोल्व होगा, तो ये कितना होगा, एच म्यू डैश बाय सी। अब देखो इस तरफ ये कौन सी डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, साइन ऑफ एंगल कितना है, फाई है, तो साइन फाई, ये इस तरह से रिजोल्व हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट, इसका मोमेंटम कितना है, एम वी है, इसको इधर रिजोल्व करेंगे तो ये कितना देगा, एम वी कोस ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या देगा, ये एम वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे एक बार तो परपेंडिकुलर में और एक बार पैरेलल में। आई होप इसको आप याद रखेंगे, मतलब समझ गए होंगे। अब मैं जब इधर लूँगी साइन या कोस तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो पहले लेते हैं इन डायरेक्शन, मतलब पर पैरेलल डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वेव, जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट वेव डायरेक्ट हुई उसी डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा